राम राम भाई सारन है। मेरा नाम अनुज गेहलोत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो चैनल देख रहे हो उसका नाम स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, चार्टर एयरलाइन में पायलट हैं। और नाम तो आपको पता ही होगा, कैप्टन नीतीश अरोड़ा उनका नाम। मतलब कि चैनल का नाम पहले था फ्लाइंग कैप्टन के नाम से, तो अभी चैनल का नाम उन्होंने चेंज करके रखा है कैप्टन नीतीश अरोड़ा। तो अभी उनसे बात करेंगे सर से। अभी सब सेट हो गया है इस साइड जूम पे, और उनको इनविटेशन लिंक भेज दिया है। जैसे ही ऐड करते हैं अपने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आपके जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिख लिए हैं। उन क्वेश्चंस को लिख के अभी पूछना है बस सर से कि क्या क्या उनके क्या थॉट्स हैं उनके बारे में। और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा जितना हो सकता है मेरे से। वीडियो देख रहे हो मतलब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। तो सर अभी कनेक्ट आ गई रिक्वेस्ट। सेज कुमार, क्या हाल है? हेलो सर जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन होने के थैंक लिए। यू सो मच। हेलो हेलो मामू। हेलो। हाँ जी। तो चलो, सर फैमिली में सब मेरे कैसे से हैं? बहुत बढ़िया। अब बताओ, अच्छा, कैसी चल रही है ट्रेनिंग? बिल्कुल अच्छी चल रही है सर। आवर बिल्डिंग स्टार्ट कर दी है और अभी नेक्स्ट मंडे से नाइट रेटिंग स्टार्ट कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और तो सर वो फिर मतलब कि सबसे पहले तो थैंक यू बोलना था कि आप हमारे साथ ज्वाइन हुए। एक फैमिली की तरह हो आप, सबको पता है। तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। एंड जिनको पता नहीं है, सर का चैनल का नाम है कैप्टन नीतीश अरोड़ा। अभी फिलहाल में चेंज किया है। तो कहीं सोचे कि फ्लाइंग कैप्टन के नाम से सर्च में आ नहीं रहा है, तो उससे भी आ जाएगा। आई थिंक मैंने एक बार सर्च किया था तो उससे भी आ जाएगा। मर्जी आपकी है कि आप किससे नाम से सर्च करते हो। कैप्टन नीतीश अरोड़ा भी डालोगे तो भी चैनल का नाम आ जाएगा आपको, और जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट के वीडियो में भी मैं एक डाल दूंगा सर का चैनल का, वहां से जाके आप डायरेक्ट आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर क्वेश्चन वगैरह शुरू करें सर। जरूर। तो मोस्टली 10th और 12th बेस से स्टार्ट करता हूँ, मतलब कि उससे आगे बढ़ते जाएंगे। जो 10th और आज ठीक है, के ठीक है। टाइम पे 10th 11th 12th में बच्चे हैं, एक तो उनको जल्दी बहुत रहती है कि मतलब अभी जितने भी सब्सक्राइबर मिलेंगे ना उसमें से 30 या 40% ऐसे मिलेंगे जो 10th 11th 12th के हैं। और मेरे वो पास तो 8th 9th स्टैंडर्ड वाले भी हैं। तो फोन आपका आते हैं उनके, आपका क्या मैसेज मानना, आते हैं। मतलब कि अभी से उन्हें इस चीज की तरफ देखना चाहिए या फिर स्टडी पे ही फोकस करना चाहिए? मेरा यही मानना है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, पेशेंस। हाँ जी, बनाया था, देखा था हमने भी। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि ठीक है, आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, इन्फॉर्मेशन आप 1 या 2 दिन में 2-4 वीडियोस देखोगे या गूगल पे सर्च करोगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा पायलट ट्रेनिंग का कि कैसे करनी है, क्या करनी है। जब मेरे को ये पता चल गया कि मैं अगर कोई भी 9th या 10th स्टैंडर्ड में है, उसको पता है कि 12th स्टैंडर्ड से पहले कुछ नहीं हो सकता, तो 2 साल इसके बारे में सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपनी उस पढ़ाई पे फोकस करो, 10th की पढ़ाई पे फोकस करो, और ज्यादा अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो। लोग ये पूछते हैं कि कितने नंबर लाने हैं। नंबर तो पासिंग मार्क्स चाहिए, हाँ जी, पास। लेकिन जितने ज्यादा हो सके उतना अच्छा है। तो मेरे हिसाब से उनको उस चीज पे फोकस हाँ, सही फोकस बात है। करना चाहिए अभी इनिशियली। तो इरादर की बहुत ज्यादा आगे की सोचने। मैंने भी बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए थे, कोरोना के कारण पता नहीं था कि कल लॉकडाउन हो जाना है। 2 बार टिकटें कैंसिल करवाई हैं। तो यू नेवर नो, ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। अभी मुझे ये नहीं पता कि अभी फ्लाइट पे जाना है, जाते साथ मौसम खराब हो रहा है, जाते साथ फ्लाइट कैंसिल होगी। राइट सर, ऐसा भी हो राइट राइट। चुका है कितनी बार। हम मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि प्लेन में बैठ गए, दरवाजे बंद कर दिए, इंजन स्टार्ट करने लगे, बस हाथ था इंजन पे, साथ में कॉल आ गया कंपनी का, नहीं आना। वहीं पे ओके। इंजन, वहीं पे सब कुछ बंद, फिर से बंद। अगर वही कॉल 2 मिनट बाद आया होता तो फोन मिलता ही ना हमारा। राइट सर, राइट। तो मुझे ये नहीं पता कि अगले पल में क्या होना है, तो 2 साल तो बहुत दूर की बात है। जैसे एक छोटा सा किस्सा हमारा ही सुनाता हूँ। कई बार क्या होता है कि मान लो हमारा इंस्ट्रक्टर है तो विजिबिलिटी बेकार है, हमें पता नहीं है। नीचे से तो थोड़ा क्लियर दिखता है, ऊपर जाके बात पता लगता है कि विजिबिलिटी हाँ बेकार है या फिर कैसा क्या सीन है, ऊपर से अलग होता है। तो मेरे इंस्ट्रक्टर, मैं सोलो फ्लाई करने जा रहा था नेविगेशन, तो मैं पीछे पीछे जा रहा था, मेरे इंस्ट्रक्टर अलग एयरक्राफ्ट में आगे जा रही थी।
तो उसने जैसे ही एयरबोर्न किया, मैं होल्डिंग पॉइंट पे खड़ा, सब कुछ हो गया, मेरा पावर चेक्स हो गए, सब कुछ हो गए। तो मैं सोच रहा कि चलो मतलब एक खुशी होती है कि अभी फ्लाई करके आऊंगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने एयरबोर्न बिल्कुल किया मुझे प्लीज रिटर्न बैक टू हैंगर। तो मतलब तो ये चीजें भी होती हैं, तो नोबडी नोज की नेक्स्ट पल क्या हो सकता है। तो ये चीज है। बिल्कुल। और मेडिकल का पूछते हैं कई बच्चे कि मेडिकल किस एज में कराएं, मतलब कि मिनिमम 17 18 या फिर 11 12 ऐसा कुछ। मेरे हिसाब से जब आप 12th स्टैंडर्ड में हो और 12th खत्म होने वाली है, उससे 3 4 महीने पहले करवा लो, बढ़िया है। ओके अभी। क्योंकि तब तक बाय द टाइम आपकी 12th खत्म होगी, आपका क्लास 2 का रिजल्ट आ चुका होगा और आप क्लास 1 की डेट अप्लाई कर चुके होंगे, तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बाय द टाइम आपका 12th का रिजल्ट आएगा, आपके दोनों मेडिकल क्लियर हो चुके होंगे, विच इज अ गुड साइन। राइट सर, राइट। और एक यहाँ पे मतलब हमारे फॉरेन टाइम में। पे ओके। क्लास 1 की, आज से मैं बात कर रहा हूँ 2007 की, तो क्लास 1 की जो डेट्स होती थी अपॉइंटमेंट की, जो वो कहते हैं ना, क्या टाइम पीरियड, टाइम एक पीरियड। साल बाद की डेट मिलती थी। वो 1 साल बाद की डेट। आज की डेट में तकरीबन 2 3 महीने बाद की मिल जाती है, लेकिन उस टाइम पे 1 साल बाद की डेट मिलती थी। नहीं, 2 3 महीने का आज के टाइम पे मिल जाता है, लेकिन वो डिपेंड है। अगर कई क्या होते हैं, हाँ मान लो हमें दिल्ली चाहिए पर्टिकुलर, तो हाँ, टाइम अगर ज्यादा आपको लगता है। हाँ, पर्टिकुलर प्लेस चाहिए तो टाइम, हाँ जी बिल्कुल। तो ये चीज है। और कई जगह ये चीज भी है सर, देखो ये फॉरेन में एक ग्लाइड उसका है अपना, ग्लाइडर का जो आवर्स है वो काउंट होते हैं, पीपीएल में भी कुछ 10 या 15 10 आवर्स काउंट होते हैं हम्म। ग्लाइडर के। तो आप उसको रिकमेंड करोगे बच्चों को, अगर किसी को मतलब पैसा है किसी के पास और वो पहले करना चाहता है कि भाई मेरे को स्टार्ट ही करनी है। नहीं यार, कोई फायदा नहीं है। क्यों? इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ओके। करना? आपको फिर से वो चीज दोबारा करनी है तो फालतू में पैसे क्यों वेस्ट करने? टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे। आई विल नॉट रिकमेंड दैट। ओके। और कई पूछते हैं कि एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो है कि बेस्ट फ्लाइंग स्कूल और चीपेस्ट फ्लाइंग स्कूल इन इंडिया, आपको लगता है ऐसा कुछ है, मतलब कोई क्राइटेरिया है इस टाइप का मिथ, फुलफिल होता है। मिथ। मैंने अभी आज इनफैक्ट ये एक, मैंने अभी ये ट्राइपॉड ही रखा हुआ था ओके। यहीं पे, एक वीडियो बनाई है स्कॉलरशिप के ऊपर। अगर थोड़ी सी हाइलाइट्स दूं इस वीडियो की, उसमें स्कॉलरशिप कैसे मिलनी है, किसको मिल सकती है, ऑब्वियसली जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको ही मिल सकती है। हाँ जी। और उस स्कॉलरशिप को कौन कौन से स्कूल, सिर्फ आप इंडिया में ही अप्लाई कर सकते हो, और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपका स्कूल ही अप्लाई कर सकता है उस स्कॉलरशिप के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है। और फ्लाइंग स्कूल्स हैं कुछ, 6 से 7 फ्लाइंग स्कूल्स हैं जो अप्रूव्ड हैं इसको स्कॉलरशिप को देने के लिए। एक साल में तकरीबन 52 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। अगर कोई बंदा ये ढूंढ रहा है कि सस्ते से सस्ता फ्लाइंग स्कूल, तो भैया ये फील्ड सस्ता नहीं है। हाँ जी। राइट। सिंपल सी बात है। मैं एक मेडिकल करवाने जाता हूँ, मैं अपना सिचुएशन लेता हूँ, मैं अमृतसर में रहता था, तो मेरे को एक मेडिकल करवाने जाना होता था तो 10,000 रुपए का खर्चा मिनिमम आता था। राइट सर। मिनिमम आना जाना, वहां रहना, एक दिन दिल्ली में जाता था, वहां का मेडिकल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, जाता था, 2 दोस्तों से भी मिलता था, घूमता भी था। तो 10,000 का खर्चा मिनिमम होता है एक मेडिकल के ऊपर। मैंने यहाँ पे देखा है कुछ बच्चे इसी चीज से कंसर्न रहते हैं, सर ग्राउंड क्लासेस की फीस वो इतनी ज्यादा है। अगर मैं उनको बोलता हूँ अगर ग्राउंड क्लासेस की फीस तुम्हारे लिए ज्यादा है, तो फ्लाइंग ट्रेनिंग की फीस कहाँ से भरोगे तुम? सही बात है सर। तो चीप एंड बेस्ट, चीपेस्ट फ्लाइंग स्कूल है वैसे तो बिहार फ्लाइंग क्लब चीपेस्ट फ्लाइंग स्कूल है इंडिया का। सब्सिडी, गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, बट आपकी ट्रेनिंग वहां पे अगले 5 से 6 साल में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात और एक चीज और सुना है मैंने कि वो बिहार वालों को ही मतलब कि इतना सस्ता पैकेज। है। बिहार डोमिसाइल के लिए भी है, बिहार डोमिसाइल के लिए थोड़ी सस्ती है ट्रेनिंग। अगर आप, अभी उन्होंने बाहर वालों के लिए भी शुरू किया है, लेकिन फिर भी आपकी ट्रेनिंग तो होनी चाहिए ना। राइट सर, राइट मतलब। अगर ट्रेनिंग ही नहीं होगी आपके वहां पे, कोई फ्लाइंग करने कराएंगे ही नहीं, तो कहाँ से हो जाएगी ट्रेनिंग? पैसों को क्या करना है? सही बात है सर। हाँ, इंडिया में फ्लाइंग स्कूल्स हैं जो दावा करते हैं 22 23 25 लाख रुपए में ट्रेनिंग करवा देंगे। अगर ऐसी चीज है कि वो चीपेस्ट फ्लाइंग स्कूल है, तो सबसे ज्यादा भीड़ उन्हीं के पास होनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन फिर भी वो स्कूल खाली पड़े हैं, उनके पास इतने स्टूडेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे फ्लाइंग ही नहीं होती। आपके हिसाब से एक मिनिमम लाइन क्या हो सकती है इंडिया में, मतलब कि ये मिनिमम लाइन है, इसके नीचे तो कोई स्कूल जाएगा ही नहीं। मिनिमम लाइन इन द सेंस पैसों के मामले में? पैसों के मामले में, हाँ जी सर।
फिर भी यार मिनिमम टू मिनिमम भी मेरे ख्याल से पायलट ट्रेनिंग अगर आप स्टार्टिंग भी कर रहे हो, अगर आप सीपीएल ट्रेनिंग कर रहे हो, इंडिया से भी कर रहे हो, 30-35 लाख रुपए का खर्चा कहीं नहीं गया यार। यही चीज मैं बोलता हूँ सर सबको, लेकिन कोई तीस मानने वाले। पैंतीस लाख से कम हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ट्रेनिंग ट्रेनिंग। इसके अलावा और भी खर्चे आएंगे आपके। लाइसेंस कन्वर्ट करवाते करवाते आपको डीजीसीए की फीस, एफआरटीओएल की फीस, एग्जामिनेशन फीस, लाख रुपए तो वही पड़ जाती है यार। हाँ जी। और भी कितने सारे आप 3 चक्कर डीजीसीए लगाओगे, बाकी चीजें भी हैं, खर्चा तो पड़ता है। और उसके बाद अगर मान लो 30-35 लाख रुपए लगा दिया, उसके बाद आपकी नौकरी स्पाइस जेट में लग गई, तो स्पाइस जेट वाले तो 50 लाख रुपए लेंगे ही लेंगे आज की डेट में। सही बात है सर। आगे जाके भी है, और क्या। लाइन ट्रेनिंग का और इसका हो जाता है, टाइप राइटिंग वगैरह का। तो इंडिया में ट्रेनिंग साउथ अफ्रीका से तो महंगी पड़ती है, साउथ अफ्रीका में ज्यादा सस्ती पड़ती है। हाँ जी सर। हाँ जी। एक क्वेश्चन है कि अगर किसी के पास फंड नहीं है, ये इस पे भी मैं भी वीडियो बना चुका हूँ, आप भी बना चुके हो, कि अगर किसी के पास फंड नहीं है तो उनके लिए अल्टरनेट ऑप्शन क्या हो सकता है? यार ऑल्टरनेट ऑप्शन, मैं पायलट तो रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर कोई कहता है कि मेरे पास फंड्स नहीं है, तो मैं उसको पायलट ट्रेनिंग रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो बोल रहा था कि सर मैं अपनी फैमिली, अपने घर के ऊपर लोन लेके 25 लाख रुपए तक जुटा सकता हूँ। ओके। तो मैंने कहा वो 25 लाख भी वेस्ट करोगे तुम, क्योंकि उसके बाद टाइप राइटिंग के पैसे कहाँ से लाओगे। अगर किसी के पास फंड्स नहीं है, वो तब भी एयरलाइन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो और बहुत ऑप्शंस हैं। आप डिस्पैचर बन सकते हो, आप कैबिन क्रू बन सकते हो, एएमई बन सकते हो, टेक्नीशियन बन सकते हो, और भी बड़ी सारी। आप अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एयरलाइंस के करियर पेज पे जाओ, वहां पे चेक करो, बहुत सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। 12th के बेसिस पे लोड एंड ट्रिम ऑपरेटर्स आते हैं। और एयरलाइन में यार, आप जब एक फ्लाइट पे जाते हैं तो कितने बंदे रिक्वायर्ड होते हैं, तो आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी जॉब और आपकी सैलरी होगी। ऐसा नहीं है कि पायलट्स की सैलरी हाई होती है और बाकियों की नहीं होती, और भी फील्ड्स हैं जहाँ पे सैलरीज हाई होती है। आप कर सकते हो कैबिन क्रू। जिन लोगों के पास टैलेंट है और अच्छे स्पीकिंग स्किल्स हैं, तो वो पायलट नहीं बन सकते, तो वो कैबिन क्रू बन जाते हैं। अरे एटलीस्ट उनको अच्छी तनख्वाह मिलती है, उनका घूमना फिरना भी रहता है। तो लेटर ऑन अगर वो पैसे इकट्ठे कर लें, तो वो पायलट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ, यही चीज मैं ऐड क्योंकि करना तब तक चाहता था, उनको काफी। क्योंकि हम्म। अभी बहुत सारे क्या है, दुबई एमिरेट्स एयरलाइन में है ना, क्रू हैं इंडिया के ही हैं, तो वो खुद की हम्म। ट्रेनिंग खुद से मतलब अफोर्ड कर रहे हैं, मतलब उसकी फैमिली कोई उनको पैसा नहीं बिल्कुल, दे रही वहां है। पे सैलरीज अच्छी है ना, उन उन एयरलाइंस में सैलरीज अच्छी हैं, कैबिन क्रूज की भी सैलरीज अच्छी हैं। ओके सर। और एक छोटा सा कोई एक लाइन बोलना चाहोगे इगरवा पे, क्योंकि बच्चे पूछते हैं इगरवा बेस्ट है इंदिरा इंडिया में। गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। आज से 12-13 साल पहले ये सवाल पूछते तो मैं बोलता कि भैया आंखें बंद करके चले जाओ। ओके। आज से 12-13 साल पहले यही सवाल आया होता, तो कोई भी मुझसे पूछता कि इग्रुआ, तो मैं बोलता था आंखें बंद करो और एडमिशन ले लो, जितने मर्जी पैसे लगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे जो इग्रुआ का स्टूडेंट है, उसकी एयर इंडिया में जॉब पक्की होती थी। ओके। आज की डेट में इट्स जस्ट अ नॉर्मल स्कूल, कोई प्लेसमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फिर एक चीज जो मेरे से मैं 30 या 35 लाख रुपए में कर सकता हूँ, वो चीज मैं 50 लाख रुपए क्यों करूँ। राइट सर, राइट। ठीक है, नो डाउट देयर स्टैंडर्ड इज बिट हाई, लेकिन जब लाइसेंस लेने के बाद सब कुछ इक्वल ही हो इक्वल जाएगा, हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है। राइट सर। प्लस वहां पे टाइम भी ज्यादा लगेगा, एक्सपेंसिव भी होगा, तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, डीजीसी एग्जाम बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग? बोथ आर फाइन नाउअडेज। पहले मैं कहता था कि आप पहले करके जाओ, क्योंकि ट्रेनिंग में फर्क पड़ता था। आज की डेट में जब से रिसेंसी रिक्वायरमेंट 24 मंथ्स की करी है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जहां मैं 50 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, वहां 50,000 रुपए का कोई फर्क, इतना फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। सो इट्स पर्सनल चॉइस। आप पहले करके जाना चाहते हो, पहले करके चले जाओ, बाद में करके जाना चाहते हो, बाद में करके चले जाओ। कुछ लोगों को घर से निकलने की जल्दी होती है, तो वो हाँ जी, पहले हाँ जी। पहले सीधा फ्लाइंग ट्रेनिंग चले फिलहाल जाते हैं। सही बात है, सही बात हाँ। है। और बट पहले, आज की डेट में कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो थोरेटिकली से ज्यादा प्रैक्टिकली अगर आप करो, तो वो ज्यादा बेटर राइट सर, तरीके से एक समझ में आइडिया आती है। मिलता है आपको। हाँ। हाँ, आपने देखा होगा कि जैसे आप वीओआर वगैरह जब आप फ्लाई करते हो, तो आपको हाँ, तो ज्यादा ज्यादा बेटर ज्यादा समझ तरीके से आता है। समझ हाँ, आता सही बात है। है, ज्यादा समझ आता है। हाँ। रादर देन उसको कागज पे ड्रॉ करना और बोर्ड पे ड्रॉ करने हाँ से जी। अच्छा, तो
आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में चेक करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और एयरलाइन इंटरव्यू होते हैं या फिर जब एयरलाइन में जॉब वैकेंसी निकलते टाइम कुछ भी इंटरव्यू प्रोसेस होता है, मेडिकल होता है, तो उसमें टैटू वगैरह अलाउड है सर? पायलट्स के लिए टैटू की कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये है, मुंह पे टैटू नहीं होना चाहिए, हाथ बाजू पे। बड़े सारे पायलट्स यार आजकल डोले शोले बनाते हैं, टैटू सही तो बात है। नो प्रॉब्लम। और मिनिमम एज रिक्वायरमेंट? आपके फेस पे टैटू नहीं होना चाहिए जो कि विजिबल, आपको ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं लगता। बॉडी पे आपके टैटू है कोई, नो प्रॉब्लम फॉर पायलट्स। ओके। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट सर इस चीज़ का, कि हाँ इस एज तक भाई आपकी मिनिमम है, एयरलाइंस लेती हैं आपको? एयरलाइंस, डिफरेंट एयरलाइंस डिफरेंट रिक्वायरमेंट। पीछे एयरलाइंस की पहले होती थी 32, फिर उन्होंने की 35, अभी 37। एयर इंडिया, कभी कभार एयर इंडिया ने अभी वैकेंसी निकाली है रिसेंटली एटीआर रेटेड के लिए, फर्स्ट ऑफिसर एंड सीनियर फर्स्ट ऑफिसर। उनकी मैक्सिमम एज लिमिट उन्होंने 45 रखी है, ओके। विच इज गुड। हाँ सर, अगर एयरलाइन को रिक्वायरमेंट होगी वो एज लिमिट बढ़ा देगी, उनको रिक्वायरमेंट कम होगी वो एज लिमिट कम कर देगी। राइट। जनरली 35 से 37 साल तक फर्स्ट जॉब के लिए रहती है। एंड आज के मार्केट के हिसाब से आपको क्या लगता है कि हमें टाइप रेटिंग एटीआर की करनी चाहिए या 320 की करनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ पहले जॉब लेनी चाहिए, बाद में टाइप राइटिंग करनी चाहिए। ये चीज़ तो है सर, लेकिन कई बच्चे पूछते हैं कि हम एटीआर की तरफ जाएं या फिर, क्योंकि आज के टाइम पे जितनी भी एयरलाइंस आ रही हैं तो रीजनल सेक्टर को कवर वो करेंगे। हर एक का पर्सनल डिसीजन है। देखो, मैं कल को पता क्या रहता है, मैं आज बोल दूं एयरबस की कर लो, सर ने बोला था एयरबस हाँ, की कल कर को लो। ये चीज़ तो मैं आती है सर, आज भी बहुत बोल दूं आती है। एटीआर बोल दो सर, तो क्यों बोलना? राइट आपकी राइट। मर्जी है। मैं मेरे हिसाब से अगर सुनो तो मैं तो यही सुजेस्ट करूंगा कि भैया आप मत करो। जब वैकेंसी आए, आप डायरेक्टली एज ए फ्रेशर अप्लाई करो, एज ए सीपीएल होल्डर अप्लाई करो, देन एयरलाइन को बताने दो कि आप कौन सी ट्रेनिंग करो, वो ज्यादा सिक्योर है। मैंने आज की डेट में एटीआर की टाइप रेटिंग कर ली, कल को एटीआर की वैकेंसी ना निकली तो आज वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन जब तक वैकेंसी है तब तक अगर मैं ट्रेनिंग करके वापस ना आया तो वैकेंसी तो बंद हो जाएगी अपने टाइम पे। राइट सर। उतनी देर में मैं टाइप रेटिंग करके थोड़ी ना आ सकता हूँ, तो वो चीज है। ओके, सो मिनिमम कोई हाइट की रिक्वायरमेंट होती है एयरलाइंस? 5 फीट 2 इंच। ओके, तो ये चीज़ भी होगी। और एक ये क्वेश्चन भी मेरे पास, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं, कि आपको भी, आपसे भी पूछा था मैंने एक बार, तो डिफेंस पायलट के लिए अगर उनको एयरलाइन में जॉब करनी है तो कुछ इसका आइडिया आपको? डिफेंस डिफेंस पायलट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो जो सिविल पायलट्स की रिक्वायरमेंट है, सेम वही रिक्वायरमेंट है, कोई उसमें फर्क नहीं है। हाँ, बस ये है कि डिफेंस वालों के लिए जितने आवर्स उन्होंने फ्लाई किए हुए हैं वो सारे आवर्स काउंट होंगे। बाकी जितनी भी सारी रिक्वायरमेंट है सिविल पायलट्स वाली, वो सारी उनको कंप्लीट करनी पड़ती है। ओके सर। अगर उनके घंटे एटीपीएल का क्राइटेरिया मीट करता है तो वो एटीपीएल का क्राइटेरिया, उनके आवर्स वैलिड होंगे, लेकिन एटीपीएल का जो भी सिविल का क्राइटेरिया है वो सारा उनको क्लियर करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सारे अकॉर्डिंग टू डीजीसीए क्लियर करने पड़ेंगे, सब कुछ वो करना पड़ेगा। ओके सर। और अगर कोई ओवर वेट है तो उसका मेडिकल पे फर्क पड़ेगा? कुछ खास नहीं। आपको कुछ एक दो एडिशनल टेस्ट करवाने पड़ेंगे बस, और कुछ नहीं। ओवरवेट अंडरवेट इतना नहीं फर्क पड़ेगा। ओके, जो बीएमआई के हाँ, अकॉर्डिंग लेकिन ये भी होना नहीं है कि चाहिए ना? बहुत ज्यादा ओवरवेट हो। बीएमआई के अकॉर्डिंग आपका हाँ जी, हाइट, बीएमआई के अकॉर्डिंग आपकी हाइट एंड बीएमआई के वेट? अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन अगर आप ओवरवेट हो तो उसमें कुछ एडिशनल टेस्ट होते हैं, वो करवा के आपको मेडिकल क्लियर किया जा सकता है। उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी बस, और कुछ नहीं होगा। ओके, और एक चीज़ और क्वेश्चन है कि आज के टाइम का आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से एविएशन मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा, और आगे आने वाली, मतलब कि कुछ ऑर्डर्स थे एयरलाइंस के भी, ओह, ऑर्डर्स कर रखे थे, तो वो तो नहीं वीडियो बनाई है, लेकिन आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसकी? देखो, ये सिचुएशन ऐसी है कि सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री पे नहीं, बल्कि हर इंडस्ट्री के ऊपर फर्क पड़ा है। ओके। सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री इससे इम्पैक्टेड नहीं है, सारी इंडस्ट्रीज इससे इम्पैक्टेड है। तो जो है वर्ल्ड लेवल पे है, अगर ठीक होगा, जैसे ही दुनिया चलना शुरू कर देगी, देखो लोग ट्रैवल करना बंद नहीं करेंगे। राइट सर। एक जगह से दूसरी जगह जाना है, स्टिल एविएशन सेफेस्ट एंड फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये ग्रो करेगा ही करेगा। आज नहीं तो कल करेगा, 2 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद करेगा, 6 महीने बाद नहीं तो 1 साल बाद करेगा, लेकिन एविएशन ग्रो करेगा ही करेगा। ओके सर। और मोस्टली स्कॉलरशिप के ऊपर, मतलब एससी एसटी जनरल और ओबीसी, इनमें से मतलब चांसेस किसके रहते हैं स्कॉलरशिप मिलने के? SC ST, जनरल के तो बिल्कुल भी नहीं।
ओके, सो जनरल वालों? SC ST के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, और OBC के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, क्योंकि OBC वालों को फुल स्कॉलरशिप मिलती भी नहीं है। SC ST के चांसेस सबसे ज्यादा है, ओके, सो लेकिन वो भी है कि स्कॉलरशिप भी एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही मिलेगी, राइट सर, राइट। उसमें आपको कई कुछ ना कुछ तो जेब से रेस्ट्रिक्शन भी डालना ही लगा पड़ेगा। देते हैं सर, जैसे कि आपकी फैमिली इनकम इतनी होनी चाहिए एनुअल। आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं तो नहीं। तो कई चीज़ें यही है कि हाँ, एक आपका मतलब मिनिमम ये डाल देते हैं कि आपकी फैमिली की इनकम इतनी होनी चाहिए, मतलब रेस्ट्रिक्शन भी लग जाते हैं, तो 6 लाख से कम, हाँ जी। 6 लाख से कम। ओके, तो पता लग गया है ये भी आपको। और उसके बाद एक चार्टर कंपनी के लिए है कि मतलब कि सीपीएल के बाद डायरेक्ट हम चार्टर कंपनीज कर सकते हैं ज्वाइन, यानी अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनके एग्जाम्स वगैरह कुछ मतलब डिफिकल्ट होते हैं या फिर नॉर्मल? हर कंपनी का अपना अपना सिस्टम रहता है, कुछ कंपनी एग्जाम्स लेती है, कुछ कंपनी डायरेक्ट इंटरव्यू लेती है, तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। इट्स प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी का अपना ओके, रूल है, क्राइटेरिया है। अगर उनको ज्यादा कैंडिडेट मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो पहले रिटन एग्जाम लेंगी, फिर इंटरव्यू लेंगी। अगर नहीं मिल रहे तो डायरेक्टली हो सकता है इंटरव्यू ले लें, एक और टाइप फॉर्मल रेटिंग इंटरव्यू का भी होगा। ऐसे ही है कि कंपनी जैसे ही आपकी जॉब अप्लाई। टाइप रेटिंग जो एयरक्राफ्ट उनके पास होगा उसी की टाइप रेटिंग, वो तो बाद में ही होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले किसी चार्टर कंपनी का प्लेन पहले टाइप रेटिंग करके आके और आप उसमें अप्लाई करें, वो चीज नहीं है। ओके सर। और कई मेडिकल से रिलेटेड इशू पूछते हैं, एक मतलब अगर आपको पता हो तो बता देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, कि एक बोलता है कि मेरे चेस्ट के एक साइड की बोन अप हो रखी है, तो ये कोई मेडिकल में इशू आएगा? नहीं, अगर वो उसकी फिजिकल एबिलिटीज को हैम्पर नहीं कर रहा, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम और कोई दिक्कत नहीं है चलने में या किसी मूवमेंट में दिक्कत नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। ओके सर, एक मिनट मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर किसी का बाकी है तो बाद में, वरना ये बोलेंगे कि आपने हमारा क्वेश्चन छोड़ दिया सर। कोई बात नहीं। और आप कुछ मतलब यूथ के लिए कुछ बोलना चाहोगे आज के टाइम के हिसाब से, कि हाँ कुछ भी आपके? बस सबको यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज, अपने आप में पेशेंस रखो, डिसिप्लिन रहो। अगर कोई चीज करनी है, ठानी है, करनी है तो करनी है। पायलट ट्रेनिंग उन्हीं को रेफर करूंगा अगर आपके पास फाइनेंसेस हैं, तो ही आप इसमें हाथ डालना। अगर फाइनेंसेस नहीं है या कोई डाउटफुल हो, तो प्लीज थोड़ा सा अपने फैमिली से बात करके, फाइनेंसेस को डिस्कस करके फिर ही पायलट ट्रेनिंग करना। बहुत सारे एजेंट्स हैं, बड़े सारे लोग हैं, आपको बोल हाँ देंगे जी, हाँ 25 जी। लाख में ट्रेनिंग पायलट बना देंगे, 30 लाख में पायलट बना देंगे। नहीं होगा भाई, 30 35 40 लाख रुपए में नहीं होगा, कम से कम 50 60 लाख रुपए चाहिए पायलट बनने के लिए। राइट सर। अगर, मैं ये नहीं कहता कि 60 लाख रुपया हाथ में होना चाहिए, 30 35 लाख रुपए में आपका CPL हो गया, उसके बाद टाइप रेटिंग के पैसे ठीक है आप जॉब करके दे सकते हो, उसके लिए आप लोन ले सकते हो, लेकिन पहले 35 40 लाख रुपया तो होना चाहिए ना CPL करने के लिए। हाँ जी, अगर वही नहीं है तो बाद वाले पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? और हर बंदा, कुछ बंदे ये सोचते हैं कि मैं इंस्ट्रक्टर की जॉब कर लूंगा, पैसे कमा लूंगा। हाँ जी। इंस्ट्रक्टर की जॉब करना इतना आसान नहीं है, पता है ना अनुज? पता है सर। जब आप पहली बार फ्लाइंग स्कूल में कदम रखते हो, तो पहले तो आधे सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब हाँ वो जी। जहाज देखते हैं, यार छोटा सा जहाज है। हमने तो देखा था इतने हाँ, बड़े बड़े जहाज होते हैं, बीच लोगों में की एयर होस्टेस एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बहुत हाई होती हैं। एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे होती हैं और हाँ। फ्लाइंग स्कूल में जाके यहाँ पे रह जाती हैं। आधे बंदे तो वहीं सपना छोड़ देते हैं कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूँ बड़े लोगों को जो कहते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अपने होप्स इतने हाई थे, हमने सोचा हुआ था ये वर्दी पहन के, टाई शाई लगा के, एप्लेट्स लगा के, ये विंग्स लगाएंगे, पेंशन गॉगल्स लगाऊंगा, मैं जाऊंगा। वहां जाके पता चलेगा कि यार वर्दी तो 2 सेकंड नहीं लगता, पूरी पसीने से भीग जाती है, गीले हो गए कपड़े पूरे। राइट सर, राइट। गर्मी में जब खड़ा रैंप पे आप, जो आपका सिटी का टेम्परेचर है, जब आप रैंप पे खड़े रहते हो, प्री फ्लाइट चेक्स करते हो, फ्यूल चेक करते हो, वहां पे टेम्परेचर 3 डिग्री ज्यादा रहता है। हाँ जी, अगर बाहर 47 है तो वहां पे 50 डिग्री रहेगा, और 50 डिग्री में भी आपको खड़े रहना पड़ता है कभी कभार, चाहे 10 मिनट के लिए, हाँ जी, हाँ जी। 5 मिनट के लिए, जब तक प्लेन के इंजन स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक तो ऐसे ही है। और छोटे प्लेन्स में, ट्रेनी हाँ, एयरक्राफ्ट में कोई एसी थोड़ा ना एसी होता है, वगैरह नहीं होता है। वहां नेचुरल एसी है, वो हाँ, निकालो ऊपर वो से इनलेट एयर। एयर वेंट निकल जाता है और हाँ, उसी से एयर हवा। वेंट निकालो तो एसी से भी ठंडी हवा है, हाँ जी। लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ता है ना।
चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्योंकि हाँ बहुत जी सारी भाई। चीजें हैं अभी भी। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं आई थिंक। एक ने पूछा हम्म। जर्नी, तो जर्नी तो सर अभी बताएंगे नहीं, वो अपना एक अलग से एक वीडियो बना देंगे पूरी डिटेल्ड में, टेंशन मत लो। जर्नी के लिए मैंने सोच रखा है कि वीडियो बनाने का, मेरे जो पुरानी फोटोज हैं और पुरानी वीडियोस हैं वो लॉकडाउन के कारण मेरे घर पे पड़ी हुई हैं। तो अभी मैं जाऊंगा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद, फिर उसके बाद प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा पूरी बढ़िया वाली, आपको निराश नहीं होने देंगे। तो उस चीज के लिए वेट करो थोड़ा। और एक क्या क्वेश्चन है, विल बी एनी डिफरेंस इन अप्लाइंग कंप्यूटर नंबर फॉर सीपीएल इन इंडिया एंड फॉर लाइसेंस कन्वर्जन, या? कंप्यूटर नंबर एग्जाम्स के लिए अप्लाई करने के लिए होता है। हाँ जी। जो कंप्यूटर नंबर है वो तो एग्जाम्स में अप्लाई करने के लिए है ना, और सीपीएल तो लाइसेंस के लिए है। पहले कन्वर्जन के लिए पूछा एग्जाम्स है। क्लियर होंगे, एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए कंप्यूटर नंबर चाहिए, और फिर बाद में एग्जाम्स क्लियर हो गए, फिर मेरे फ्लाइंग आवर्स आ गए, और फिर इन दोनों का जो सबमिशन है वो मैं करूंगा तो मेरे को सीपीएल मिलेगा। हाँ जी सर। और हाँ एक जी। एक का क्वेश्चन है कि करंट सिनेरियो क्या है एयरलाइंस में जॉब का, सीपीएल जॉब को लेके? बहुत बढ़िया यार, अभी मैं बता रहा हूँ, कल परसों वैकेंसी निकली है, एयर इंडिया में वैकेंसी निकली है। और क्या चाहिए। थोड़े दिन पहले वो एक नई एयरलाइन की वैकेंसीज आई थी, फ्लाई बिग करके। हाँ जी, एक फ्लाई पे युवा एयरलाइन है नई, वो युवा आ जेट रही है। करके, हाँ जी। रीजनल एयरलाइंस, युवा रीजनल जेट, एयरलाइंस आ रही हैं। हाँ जी। और जेट एयरवेज का भी खबर आ रही है कि वो रिवाइव कर रही है। तो इट्स ऑल पॉजिटिव न्यूज। हाँ, तो मतलब वर्ल्ड कि सेक्टर में क्या हो रहा है उससे लोग कहते हैं एवियंका, वो एयरलाइन बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई। या आप देखो उनके एयरक्राफ्ट्स भी कितने पुराने पुराने हैं। आप इंडिया की बात करो ना, आपने इंडिया में नौकरी करनी है वहां करनी है। राइट सर, राइट सर। जिनको तो इंडिया से प्यार नहीं है वो तो इंडिया को डाउनग्रेड ही करेंगे। नहीं, वही मेरा चीज आई है लव ना माई कि कंट्री। हाँ, कई क्या सोचते हैं कि हमें बाहर जाके जॉब लेनी है, तो मतलब कुछ तो अपने इंडिया को भी दो, बाहर जाके मतलब तुम क्या। बाहर जाके तुम जमाई थोड़ी ना उनके जो तुम्हें नौकरी पे रखेंगे। पहली बात, मेरे से बड़े लोग पूछते हैं सर मैं बाहर नौकरी करता हूँ, बाहर वाले तुम्हें क्यों रखे नौकरी पे। सबसे पहली बात भैया, वो अगर वो अपने बंदे को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ना, हर कोई देता है अपने बंदे को प्रेफरेंस, राइट सर। ठीक है ना। तो राइट। वो बाहर वाले को क्यों नौकरी पे रखेंगे अगर उनके पास अपने बंदे अवेलेबल हैं। तुम ऐसे कौन से तुर्रम खान हो कि तुम्हें वो नौकरी पे रखेंगे। या तो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस हो हाँ जी। कि हाँ हमें बताए यार ये बंदा एक्सपीरियंस वाला है, ये हमारे लिए वैल्यूएबल साबित होगा, तो तुम्हें नौकरी पे रखेंगे। एक्सपीरियंस कुछ है नहीं, फ्रेशर है, तुमने उन्हीं की कंट्री में ट्रेनिंग करी, ये थोड़ा ना हो सकता है कि उनकी ट्रेनिंग में वो बोलेगा 100 बंदे आते हैं यार और ट्रेनिंग के लिए, तुम्हें क्यों रखूं। हाँ जी, या सही बात तुम्हारे है। पास कुछ स्पेशलाइज ट्रेनिंग हो, तुम्हारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट की टाइप रेटिंग हो, और उसके ऊपर एक्सपीरियंस हो, और उनको उस चीज की रिक्वायरमेंट हो, सही जगह पे सही सही टाइम पे सही बंदा उनको मिल जाए, तो बल्ले बल्ले होती है। सही बात है सर, सही बात, बिल्कुल। और हाँ। एक का क्वेश्चन है कि एयरलाइन एग्जाम्स डिफिकल्ट है, मतलब कि क्लियर करना, जीडी हो गया या आपका कैश हो गया, तो ये सब डिफिकल्ट है, मतलब कि या फिर अगर मैं अगर। पढ़ूं तो सब कुछ आसान है। अगर मैं पहले से अपने मन में बना लूं, चार लोगों की बातें सुन के यार बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, तो सब कुछ टफ ही होता है फिर। अगर मैं पढ़ाई करता हूँ और मैं एग्जाम देने जाता हूँ और मेरे को सारे सवाल आते हैं तो मेरे लिए सब कुछ आसान है। अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ा और उसका सवाल आ गया तो वो मेरे लिए टफ ही है। राइट सर। एयरलाइन वालों को बंदे चाहिए। जब वो जॉब निकालते हैं तो उन्होंने हायर करने के लिए इंटरव्यू रखा है। राइट सर। अगर आप उनके लेवल के हिसाब से परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके लिए वो चीज टफ है, अगर परफॉर्म कर दिया तो आपके लिए वही चीज आसान है। नहीं, कईयों ने तो हवा भी उड़ा रखा ना, जैसे कि एयरलाइन में जाएंगे मतलब कि लड़कियां मिलेंगी, पैसा होगा, बड़े बड़े होटल्स में रुकेंगे, तो कई ये चीज सोच के भी आते हैं, तो मैं उनके लिए यही चीज बोलता हूँ कि इससे बेटर आओ ही मत। हाँ, अगर तो आप ठीक है, एयरलाइन लाइफ ग्लैमरस है, पायलट की लाइफ ग्लैमरस है, आपको होटल्स में जाने को मिलता है, 4 दिन होटल में रुक जाओगे, 5वें दिन घर का खाना ही याद करोगे। ये तो है ही सर। लिटरली मैं ना अगले अगली एक वीडियो में दिखाऊंगा कि होटल में मैं खाना क्या ऑर्डर करता हूँ। दाल खिचड़ी ऑर्डर करते हैं यार होटल में। वो तो यहीं पे भी और क्या, आपको बाहर याद मसाले आती है सर, मसाले वाला खाना नहीं खाया जाता यार। हाँ, और क्या, बाहर का हैवी खाना खा के अपना शरीर भी तो खराब होगा ना, बॉडी भी तो मेंटेन रखनी है। हाँ जी। तो वहां पे भी जाके हम सिर्फ ऑर्डर करते हैं, भैया सलाद ला दो, जूस ला दो और दाल खिचड़ी ला दो बस। तो क्या फायदा। अगर अपने मन में मैं ये सोच के जा रहा हूँ यार मैं 5 स्टार पे भी जाके खिचड़ी खाऊंगा, तो क्या करना है, घर पे बैठ के खा लूं।
राइट सर। सो अच्छे होटल्स इसलिए मिलते हैं ताकि पायलट्स की रेस्ट पूरा मिले। ओके। होटल देने को आपको कोई और होटल भी दे सकते हैं, लेकिन छोटे होटल्स में क्या है कि डिस्टरबेंस बहुत रहती है, रूम्स ज़्यादा क्लीन नहीं रहते, तो नींद डिस्टर्ब रहती है। हमें कुछ टाइम के लिए होटल मिलता है। हम लोग जाते हैं रात को 10 बजे होटल पहुँचे, सुबह की 6 बजे की फ्लाइट है, कितना टाइम मिला होटल में, क्या करना है? तो वो अच्छा होटल इसलिए होता है कि हमें हेल्दी खाना मिल सके, अच्छा खाना मिल सके, ठीक है? जिससे हमारी सेहत बनी रहे। सेहत क्या मतलब पेट ना खराब हो, कुछ गलत चीज़ ना खा लें हम, शरीर खराब ना हो जाए, बीमार ना हो जाएँ। और दूसरी चीज़ हमें साउंड स्लीप मिले और हम अच्छे से रेस्ट कर सकें। अगर सब कुछ साफ-सुथरा मिलेगा मेरे को, तो मैं साउंड स्लीप चाहे 4 घंटे, 5 घंटे के लिए सोना है, लेकिन अच्छे तरीके से सो सकूँ, इसलिए एयरलाइन आपको अच्छा प्रोवाइड कर रही है। राइट सर। हुँ। आई होप सबको मतलब जो क्वेश्चन थे जिनके आंसर मिल गया होगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए जो हमारे साथ ज्वाइन हुए। एंड थैंक यू सो मच। सेफ लैंडिंग सर। हमेशा मतलब खुश रहो थैंक यू सो मच। मैं लाइफ में। बस अभी तैयार ही हुआ था, फ्लाइट पे ही जा रहा हूँ। हाँ जी सर, तो तो इसीलिए सेफ देखो। लैंडिंग। हमेशा खुश रहो और मतलब कि हुँ, मेन चीज़ क्या है लाइफ में कि खुशी मेन है। अगर आप खुश हो तो सब मतलब आपको अच्छा लगेगा। अगर खुद डिप्रेस बिल्कुल। रहोगे और फिर मतलब दूसरे बंदों को भी ये दिखेगा कि यार ये हमेशा दुखी ही रहता है, इसको कुछ करना नहीं है लाइफ में। तो ये चीज़ पॉजिटिविटी लाओ ना, आपके आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी, तो अगला बंदा जो गुस्सा भी करने आ रहा है ना, वो भी देख लेगा यार नहीं यार रहने दे यार, बंदा खुश इतना है, इसका चेहरा देख के मेरे को इतनी खुशी हो रही है, हाँ जी सर। तो इस पे क्या गुस्सा करूँगा? आधा राइट गुस्सा तो राइट। उसका वैसे ही शांत हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत आधा गुस्सा है वो आपकी वर्डिंग से शांत करना है। तो यही चीज़ है। तो सर से बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। तो आपको कैसा लगा थैंक यू सो कमेंट मच करके अनुज। बताओ। और भी कुछ बात है तो कभी फिर से इंस्टाग्राम पे लाइव जाएंगे, नीचे कमेंट करके अपने क्वेश्चन बता सकते हो। ज़रूर, ज़रूर। और सर का चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में होगा और वीडियो के एंडिंग के टाइम पे भी मैं वहाँ पे लिंक डाल दूंगा। तो और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो जाके सर को थैंक यू। सब्सक्राइब कर लो। और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए वेट करो। और आगे भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं, सर की भी हमारी भी। तो थैंक यू सर वंस अगेन। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है? ओके, बाय-बाय, टेक केयर। बाय बाय सर। हाँ तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जल्दी बता दो, ठीक है? आपके लिए लो नीतीश सर से भी हमने लास्ट में कोलैब कर ही लिया है। तो बताओ जल्दी जल्दी कैसी लगी अब तो, ठीक है ना? और आई थिंक जितने भी क्वेश्चन थे सबका रिप्लाई आपको मिल गया है। कुछ का नहीं मिला हो तो भाई एक इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाएंगे, तब तक के लिए वेट कर लो, ठीक है? अभी सर को फ्लाइंग के लिए जाना था तो लेट हो रहे थे, मैं नहीं चाहता था और लंबी, क्योंकि अभी 30 मिनट से सवाल जवाब चल रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ अपने माता पिता का ख्याल रखिए, क्योंकि वो आपका ख्याल रखते हैं और वो नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम, जय हिंद गाइस।